गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एग्रीकल्चर पॉलिसी। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर से जो इंडियन इकोनॉमी के लिए है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होती हैं? वेज गुड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिकली ये गुड्स होती हैं फूड एंड अदर बेसिक नीड्स जो एग्रीकल्चर से पूरी होती हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन हम जानते हैं, इट इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ दीज गुड्स। तो इसलिए एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोवाइड दीज वेज गुड्स टू इंडियन ह्यूज पॉपुलेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट सोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में मोर देन 50% पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है? बेसिकली एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट अमाउंट in employment generation. It provide livelihood to a huge part of our population. Next, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वी नीड रॉ मटेरियल, बिकॉज इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले उन्हें एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करेगा? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिससे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। फर्दर आता है हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस में सोर्स ऑफ डिमांड। कोई भी इंडस्ट्री तभी इन्वेस्ट करेगा जब देर इज डिमांड इन द मार्केट। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को भी डिमांड प्रोवाइड करती है और सर्विस सेक्टर को भी डिमांड प्रोवाइड करती है। कैसे? एज अ कंज्यूमर फार्मर्स बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सो मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फार्मर्स बाय, जैसे कि हम मोबाइल, व्हीकल्स, कूलर, एसी, इक्विपमेंट्स, ठीक है। And as a producer, farmers need capital goods in the form of machines, equipments, chemical fertilizers. That is how industry की डिमांड में कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर एज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर। क्लियर? तो सर्विस सेक्टर को भी डिमांड देते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिमांड, अपने फार्म प्रोडक्ट को फार्म से मार्केट तक ले जाने के लिए, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की फॉर्म में, फाइनेंस, बट दे नीड टू इन्वेस्ट इन फार्म एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। कैसे? दे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टी, कैशू, जूट्स। ये टबैको प्रोडक्ट्स, ये कुछ फेमस प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से एज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन कम्स इन, दैट इज फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, उसी का कंटिन्यूएशन है ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट फीचर इज लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया का आउटपुट प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ टन्स पर हेक्टेयर इज वेरी लो। प्रोडक्टिविटी हम मेजर करते हैं कि एक गिवन लैंड पर, ऑन अ गिवन लैंड, मतलब एक पीस ऑफ लैंड पर कितने टन्स पर हेक्टेयर हम काम कर रहे हैं। तो विच इज़ फॉर राइस 3.6 टन्स पर हेक्टेयर, वीट 3.1 टन्स पर हेक्टेयर एंड मेज ओनली 2.6 टन्स पर हेक्टेयर, जो कि वर्ल्ड एवरेज का, अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें तो वर्ल्ड एवरेज का इज ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, विच इज़ कंसिडरेबली वेरी लो। देन डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। वाटर की रेगुलर सप्लाई ना होने की वजह से हमारे फार्मर्स यूजली किस पे डिपेंड करते हैं? रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन इन द सेंस कि जब रेनफॉल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, रेनफॉल बुरा तो प्रोडक्शन भी बुरा। दिस कॉज अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग डन फॉर सर्वाइवल एंड फूड रिक्वायरमेंट। ज़्यादातर फार्मर इंडिया के फार्मिंग को एज अ सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन मानते हैं, मतलब जिससे वो सिर्फ गुजारा कर सकते हैं। दे डू नॉट कंसिडर फार्मिंग एज अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। वो ये नहीं सोच पाते कि हम फार्मिंग करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब उनके माइंड में प्रॉफिटेबिलिटी का एस्पेक्ट ही नहीं है तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिससे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ लो इन्वेस्टमेंट, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर अगेन क्या रह जाता है? बैकवर्ड रह जाता है। नेक्स्ट मेजर फीचर और मेजर प्रॉब्लम इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक्चुअली वर्किंग लेबर इज हायर देन द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे अगर
4 पर्सन्स रिक्वायर्ड है बट एक्चुअली वर्किंग 6 हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनका आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 4 पर्सन लगाएंगे तब भी आउटपुट उतना ही होगा जितने 6 पर्सन या 6 लेबर मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा 2 आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये प्रेजेंट है, ये फीचर इसलिए प्रेजेंट है हमारे एग्रीकल्चर में क्योंकि आउटसाइड एग्रीकल्चर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पूरी की पूरी फैमिली एज अ फैमिली मेम्बर वो सिर्फ फार्म पे ही काम करते हैं, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देन आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्निक। मॉडर्न इनपुट्स और टेक्निक बहुत कॉस्टली है और इंडिया में ज़्यादातर फार्मर पुअर और मार्जिनल हैं, जिसकी वजह से दे यूज़ ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड इनपुट्स। वो बेटर सीड्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर मशीन्स ये सब नहीं खरीद पाते, जिसकी वजह से हमारा अगेन क्या रहता है, एग्रीकल्चर बैकवर्ड रहता है। ठीक है, बैकवर्ड स्टेट में रहता है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मॉल होल्डिंग और फ्रेगमेंटेड मतलब अ पीस हियर पीस देयर, बिखरा हुआ लैंड, एक टुकड़ा लैंड का यहाँ पर है, फिर थोड़ी दूर दूसरा टुकड़ा है एक फार्मर का। तो क्या होता है इससे अनइकोनॉमिकल होल्डिंग बनती है फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब फार्मर्स इस पे प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो अगेन फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, लो रहती है, लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। सो एक्सप्लॉयटेशन, हम जानते हैं कि जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, बट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी उन जमींदार्स ने और मिडल मैन्स ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं किया। टिलर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशन। एग्रेरियन रिलेशन क्या थी, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। वो क्या करते थे, दे यूज टू चार्ज हैवी टैक्सेस। टैक्सेस का तो खैर आफ्टर इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गया था, रिलेटेड चार्जेस बहुत लगाते थे। हाई रेंट चार्ज करते थे, सॉरी हाई रेंट आना था यहाँ पर, हाई रेंट चार्ज करते थे, जिससे फार्मर्स के पास सरप्लस नहीं बचता था। बस एक हाई टैक्सेस नहीं थे आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि टैक्स का सारा जिम्मा किसके पास चला गया था, गवर्नमेंट के पास चला गया था। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस फार्मर्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय इनफॉर्मल सेक्टर। लैक ऑफ फाइनेंस का मतलब है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या फॉर्मल सोर्सेज नहीं थे। फॉर्मल सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के जो बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं और फॉर्मल सोर्सेज हैं। दे यूज टू प्रोवाइड लोन एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बट ये रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें इनफॉर्मल सेक्टर्स के पास जाना पड़ता था, जैसे लाइक साहूकार, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, इन सब से लोन लेना पड़ता था, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। दूसरा, मार्केटिंग फैसिलिटीज़। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस एंड इंफॉर्मेशन प्लस रेगुलेटेड मार्केट्स। अब हमने पढ़ा कि देयर वर लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, वेयर हाउसिंग नहीं थी स्टोरेज के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फार्मर्स को नहीं मिलती थी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और क्या स्कीम्स हैं उनके लिए। देवर नो रेगुलेटेड मार्केट, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता था। तो इससे क्या होता था, जब फार्मर्स अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल कर पा रहे तो उन्हें किसको सेल करना पड़ता था, मिडिल मैन को करना पड़ता था, या फिर इन द फॉर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन लैंडलॉर्ड्स को करना पड़ता था, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस टू द मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड, जमींदार, जिसकी वजह से क्या होता था, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन होती थी अगेन इन द फॉर्म ऑफ लो प्राइसेस, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज एब्सेंस। क्योंकि मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं थी इसलिए फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट विल डिस्कस इन पार्ट 2 द रिफॉर्म्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर। थैंक यू।